आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। भूल जाए जो रास्ता थोड़ा, वापस आना दौड़ा दौड़ा। गलियां लेके बैठी हूँ, तेरी याद था जिसको तूने छोड़ा। यादें भूल सकता लेकिन खुशबू भूल न पाएगा। घूम घुमा के बन के बादल लौट तू वापस आएगा। चैन मिलेगा वहीं जहाँ तू रुक थोड़ा सा प्रभा किसान फाउंडेशन की ओर से मैं दीपा धारा वाले संगठनों को मंच प्रदान करता है। ये फाउंडेशन प्रदर्शन कलाओं, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। फाउंडेशन हिंदी में कलम, अंग्रेजी में दलाई साहब, कला, संगीत, साहित्य के लिए सुर और सांस और एक मुलाकात जैसे सदन में से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम का औपचारिक स्वागत वक्तव्य दें। इसमें हर 2 महीने में एक बड़े कलाकार, साहित्यकार, बौद्धिक जगत के लोग आएंगे और इस कलम में और इस किताब में आपका स्वागत है। इसका शुरुआत अनंत विजय जी की पुस्तक के लोकार्पण से हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कमिश्नर साहब, डीजी साहब और मेरे पिताजी और अनंत जी मंच पर आए। प्रभा किसान फाउंडेशन अपने कार्यक्रमों में स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है और इसीलिए आज हम अपने विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन लखनऊ के खूबसूरत चिकनकारी दुपट्टों से करते हैं। मनोज रंजन जी कर चंदनी शरण जी का, डॉक्टर अभय सिंह जी का फैजाबाद से पढ़ाई समूह में शिफ्ट करते हैं, उधर ही चलते हैं और वहाँ पे कार्यक्रम संपादित करते हैं। आप लोग को असुविधा होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए। नदियों पहाड़ों से गलियों किनारों से तेरी पहले। हर किताब का जन्म उत्सव का अवसर होता है। प्रभा किसान फाउंडेशन की पहल किताब लेखकों को अपनी नवीनतम साहित्यिक कृतियों को श्रोताओं और मीडिया के सामने भली भांति व्यवस्थित पुस्तक विमोचन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित करने का मंच प्रदान नदियों पहाड़ों से गलियों किनारों से तेरी पहले की पहचान है। बादलों विचारों से खुशी की फुहारों से काहे जाने तू अनजान है। हर दिन पग चल दूर है जाता, जाने कहाँ तू जाएगा। गोल है धरती और इस पर जो खोजेगा वो पाएगा। सांस भरेगा लंबी तो तू चैन मुफ्त में पाएगा। घर आने से डर जाने को बना नहीं था तू। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ।
आर्टिस्ट सब देख रहे हैं, उसकी एनालिसिस है, क्या देखें क्या ना देखें, देखें तो क्या अपने बच्चों को ना देखने दें, अगर दिखाया जा रहा है तो उसके पीछे की सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है। यही सब मिला करके अनंत ने कहा है अपने बेबाक लेखन के लिए चर्चित अनंत जी कि ये एक बड़ी किताब है जो अभी हाल ही में लोकार्पण इसका शुरू हुआ है। मनोज रंजन कुमार के साथ बात करेंगे और जी हुआ इस कार्टून में ओवर द टॉप ओटीटी का मायाजाल बुक जिसको श्री अनंत भेज ने लिखा है, इसके विमोचन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डीजी सर, आनंद जी, हमारे राजा साहब, कप्तान साहब, उपस्थित मेयर साहब, सभी अतिथिगण। ये बहुत हर्ष का विषय है कि ये बहुत ही कॉन्टेक्चुअल विषय पर एक किताब लिखी गई है और हम लोग सब जानते हैं कि ओवर द टॉप ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अब इन लोगों हम लोग जो पहले बहुत सिनेमा हॉल में जाते थे और टेलीविजन बहुत चीज़ें देखते थे, अब मोस्टली सब चीज़ हमारे मोबाइल्स पे हमारी स्क्रीन से ओटीटी के फॉर्म में उपलब्ध है। मूवीज़ भी हम सब लोग इसी पर देखते हैं और बहुत सारी सीरीज़ का एक संचालन है, तो निश्चित ही हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर हो रहा होगा और हर लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे इसका इन्फ्लुएंस है, सोशल लेवल पे इसका इम्पैक्ट है और इस विषय पर किताब लिखना ये वाकई में एक चैलेंज भी रहा होगा। आपने आज सफलतापूर्वक, मैं तो किसी भी लेखक का इस कार्य को बहुत सराहनीय मानता हूँ जो किताब के बारे में कंसीव करे, उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को और उस पर एक किताब को लिख कर उसको विमोचन तक की स्थिति तक लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत मुश्किल होता है, हम लोग ये निबंध अगर लिखना चाहें तो कितना मुश्किल हमको लगता है, एक लेख लिखना चाहें, एक किताब लिखना वाकई में ये बहुत बड़ा काम और आई एम श्योर बहुत ही अच्छी और रोमांचक की किताब होगी, इसको पढ़ के हम भी आपको फीडबैक देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से आप बहुत सफल लेखन का कार्य करते रहें और मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। आप सब आपके इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, आपने हमको मौका दिया, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं आगे की बातचीत के लिए मनोज जी और आनंद जी को आमंत्रित करूंगी। न्यूज़ मीडिया सर हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा हम लोगों की जान पहचान करीब 2 दशक पहले की होगी, 2 दशक नहीं तो 2005-06 से तो होगी। तो पीयूष जी हमारे साथ हैं जी लखनऊ से, मैं आग्रह करूँगा कि वो भी 2 शब्द बोलें। सर बैठ के बोलना पुलिस में खड़े रहने की आदत पड़ती है। आनंद जी, आयुक्त कविता मंडल गौरव जी, राजा साहब जी, अमर रानू, जतेंद्र जी, मेयर साहब, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, साथी, बड़ा ही अच्छा सहयोग है। मैं तो आज हमारी आने वाले कुछ कार्यक्रमों की जो तैयारियां हैं उसका विश्लेषण करने के लिए, समीक्षा करने के लिए आया था और कुछ देर पहले उसी दौरान मैं यहाँ अलग अलग जहाँ पार्किंग वाहनों की होनी है इन सब स्थानों को देखने के लिए हमें संबोधन में भूल गया, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ मौजूद हैं राजकरण जी और एसपी सिक्योरिटी जो रामभूमि कंसर्न के हैं पंकज जी। हम तीनों लोग पार्किंग स्थल इत्यादि का जब देखने जा रहे थे, अंदर गाड़ी में बैठे हुए वार्ता का एक विषय आया था और कुछ मुझे राजा यहाँ से ये सब चला तो बता रहा था कि यहाँ पे मैं आया करता था, काफी समय हमने जी के नाम में बताया और चलते चलते लगाए। जैसे मैंने बात की, मैं आपके इस भवन के बाहर से गुजरा तो मैंने फोन में राजा रहते जी, मैंने कहा कैसे यहाँ है वहाँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं।
आनंद विजय जी, जिनसे भी मैं 20 वर्ष पहले से बड़ा अच्छा एसोसिएशन रहा है। तब हम IBM में थे, IBM में, और उन्होंने उसी में थे शर्मा जी। तो इस पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला। अभी जब मैंने पुस्तक देखी और जो इसका विषय देखा, OTT, ओवर द टॉप, और कुछ मतलब इसकी देर में देखा, पर रोजाना भांति की पुस्तकें देखा करते हैं, किसी भी बुक शॉप पे जाते हैं अथवा विमोचन कार्यक्रम में। सब्जेक्ट सिलेक्शन जो लेखक करता है वो इतना अलग और इतना जो जैसा इन्होंने कॉन्टेक्चुअल कभी कभी मिलता है, और ये देखकर तब लगा कि ये तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट विषय, और ये संभवतः इस पर पहली पुस्तक मैं देखा हूँ। OTT में कोई दूसरी पुस्तक उसकी समीक्षा करते हुए, अभी तो हम OTT के कार्यक्रमों को देखने में ही व्यस्त है, उस पर भी लोग पुस्तक लिख दे रहे हैं, उस विषय पर लिख दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इसको पढ़ने में हमें जो है बड़ा आनंद की अनुभूति होगी। भाषा तो खैर आनंद विजय साहब की बहुत अच्छी है ही, और उसका विश्लेषण जो उन्होंने किया है वो भी बड़ा अच्छा प्रतीत होता है। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। स्वयं आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का, यतीन्द्र जी आपकी वजह से मुझे मौका मिला। नहीं, पिछले जितने भी दिनों से मैं यहाँ पर लखनऊ जोन में हूँ, तब से सबसे ज़्यादा दो चार दिन पढ़ी गई मैंने की, और दया साहब ने बड़ी अच्छी आपको मैं आनंदित करता हूँ। आप लखनऊ के आए, आपको शाम को बुलाकर आपकी पुस्तक पर चर्चा जरूर करना चाहिए। सभी गणमान्य लोगों का शुक्रिया। फनकार तब है जब सुल्तान है। अनंत जी के बारे में मैं पीयूष मोरिया जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो फिल्म देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फिल्म का कैरेक्टर देखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सिनेमा ही नहीं है। OTT के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई नेटफ्लिक्स देखता है, कोई अमेज़न देखता है, कोई डिज्नी हॉटस्टार देखता है, तमाम सारे हैं लाइव सीरियल। अनिल जी ने बहुत समर्पितता के साथ दूर बैठकर उस पूरे माया जाल को जो नॉन सेंसर है, यहां से इसकी शुरुआत हुई। तो हम बात सिर्फ किताब की नहीं करेंगे, उस किताब को लिखने वाला क्या विजन रखता है उस व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले बात करेंगे इस रामनगरी जहां से शुरुआत हुई है और जहां पे विमोचन हुआ है किताब का अभी। और आनंद जी वैसे भी भगवान पर अगाध आस्था रखते हैं, तो आनंद जी सबसे पहले आपको पूछना चाहूंगा कि रामनगरी में आकर अपनी किताब बनाना और इसका देवारों करना, ये कैसे विचार आया आपको और कैसे ये विचार प्रभाकेदार फाउंडेशन के कार्यकारी ट्रस्टी जो है उनका है, संदीप बुद्धोलिया जी का। एक दिन सुबह उन्होंने कहा कहाँ है, तो मैंने कहा लखनऊ में हूँ। कब लौटेंगे? मैंने कहा 3 तारीख को हमारा दैनिक जागरण का एक फेस्टिवल हो रहा था, तो आप अयोध्या जा रहे हैं? मैंने कहा कि जा रहा हूँ, तो लखनऊ तक आया हूँ, तो श्री राम के दर्शन करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम एक कार्यक्रम करते हैं वहाँ पे जाने उनकी, और यतीन्द्र जी की क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम। 1 घंटे के बाद मेरे पास कार्ड आया कि आपकी किताब का विमोचन हो रहा है। तो मैंने कहा कि अगर विमोचन की जगह दीवारपन लिख दें तो ज्यादा अच्छा हो, और इस पुस्तक दीवारपन के पहले मैं प्रभु श्री राम के चरणों में वो पुस्तक आपके साथ ही रखकर आया हूँ। और मैं ऐसे भी मेरी सारी पुस्तकों की प्रथम पांडुलिपि जो होती है वो माता कामाख्या मंदिर जाती है, उनको चढ़ने के बाद ही प्रकाशक के पास जाती है। आप इसे मेरा विश्वास कर लें, ये श्रद्धा कर लें, या कुछ मेरे
जो एथिस्ट होने का दावा करते हैं वो इसे अंधविश्वास करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम मेरे बारे में राय बनाने का अवसर तो उनके पास होता है। तो ये है, लेकिन आज के कार्यक्रम के लिए मैं प्रभाकर लाल फाउंडेशन का, राजा साहब का, मैं वैसे विमलेंद्र अंकल कहता हूँ, इसलिए आज भी उनको विमलेंद्र अंकल ही कहूँगा, उनका, जितेंद्र मिश्र जी का, कमिश्नर साहब का, मेरे मित्र पीयूष मोडिया जी का, कप्तान साहब का, एसपी साहब का, सबका, मेयर साहब का, और एक सेशन में थे इनके साथ, तो मैंने इनसे आग्रह किया था कि आप आइए, क्योंकि बिना उसके, क्योंकि धर्म पर भी ओटीटी पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है और धर्म के विभिन्न प्रतीकों को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो चर्चा होगी, आप रहेंगे, बाद में कुछ मार्गदर्शन हमारा भी करेंगे। तो आप लोगों का सबका बहुत आभार, धन्यवाद। राम की नगरी में थोड़ा दीवार पर मैं भावुक हो रहा हूँ, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी दबी हुई लगी है आपको। आपकी आवाज के सुर बड़े हो सकते हैं, आपका गला बैठा हो सकता है माइक का वॉल्यूम कर दो, लेकिन आपने जो कर्म बोल दिए ना, वो ऐसी अपशब्द और पराशब्द अनुभव में होती है जिनको कोई भी सुन लेता है, तो वो ज्यादा जरूरी है। बात रामनगरी को ही, भगवान राम के ही आपने दीवार पर भी किया। आपकी इस किताब में राम की जो वेब सीरीज आई थी मैक्स प्लेयर पर, उसका भी जिक्र है, तो पहले उस पर बात करते हैं, फिर अगला सवाल उससे जुड़ा होगा। पहले आप उसके बारे में बताइए। राम, क्या मैं उसकी समीक्षा करूं या आप? नहीं, राम देखिए, राम मैं जितना जानता हूँ उसके कंटेंट में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, अब स्वर्गीय, का भी उनका सुपरविजन था, तो इसलिए उनके उसके कंटेंट में कोई गड़बड़ी आपको नहीं दिखाई देगी। उसको जिस प्रकार से चित्रित या प्रदर्शित किया गया, उसमें भी आपको वो एक, मेरे नजर में, अगर आप युवाओं तक पहुंचने के लिए राम कथा को आधुनिक रूप में दिखाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि रामयुग को देखा जाना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी विसंगति या प्रभु श्री राम को किसी भी तरह से मतलब कमतर करके या उनको सिनेमैटिक रूप उनका नहीं है। उनका जो मूल है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, मेरी हैसियत नहीं इनके सामने मैं राम जी पर बात करूं, लेकिन मुझे जो लगा कि प्रभु श्री राम का जो मूल चरित्र है मर्यादा के साथ जुड़ा हुआ, उसका पालन उसने किया गया। इसी का अगला सवाल मेरा था कि मैं सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स को नहीं आता हूं, लेकिन फिल्म रिलीज हुई थी आदि पुरुष, वो भी भगवान राम पर थी, लेकिन अंततः वो कंटेंट आया घूम के ओटीटी पे, और ओटीटी का वो व्यूअर उसे देख रहा है। इस पर भी टिप्पणी चाहूंगा कि जो कंटेंट आ रहा है, और आप विनियमन की बात करते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं, तो कोई चीज अगर किसी को परेशान कर रही है, कोई अस्वीकृत कर रहा है समाज किसी चीज को, तो क्या ऐसा भी कुछ नियम बनना चाहिए वो कंटेंट की ओटीटी में ना आने पाए? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न दे। तो मेरा मानना है कि रघुकुल मतलब भारत, और राम के वंशज मतलब सभी भारत। मैंने इस फिल्म के निर्देशक श्रीमान ओम राउत को वचन दिया है कि मैं उनकी फिल्म की आलोचना नहीं करूंगा सार्वजनिक रूप से, लेकिन मैंने ये वचन नहीं दिया कि मैं ट्रेलर की आलोचना नहीं करूंगा। तो जब फिल्म का ट्रेलर आया था तो उसमें मैंने लिखा, और उससे आपको फिल्म के बारे में मेरी राय का अनुमान लग जाएगा। प्रभु श्री राम के चरित्र का जो चित्रण आदि पुरुष के ट्रेलर में किया गया है, वो जब आप याद करें ट्रेलर को, यही अयोध्या में बात हुआ था राम की गढ़ी पर, बड़े तामझाम के साथ और बड़े प्रचारित प्रसारित करके, और उस समय नरेंद्र मनोज मुंतशिर बड़े सवाल पे थे, तो जोर से उन्होंने, उसमें क्या है कि राम को ऐसे दिखाया गया जैसे फैंटम आ रहा हूं मैं, मतलब इस तरह से चिल्लाते हुए ट्रेलर में दिखता है, जबकि राम को आप सब लोग जानते हैं कि कितनी बार गुस्सा आया। ठीक है ना, लक्ष्मण बात तो, और उनको हर क्षण गुस्सा आ रहा है उसके
इस तरह से और जिस प्रकार से श्री राम का गेटअप दिखाया गया है आधुनिक बनाने के चक्कर में, ऐसा नहीं है कि राम जी का जो चित्र है वो सिर्फ राजा रवि वर्मा का ही बनाया हुआ है। आप गीता प्रेस गोरखपुर के चित्र मंदिर में चले जाइए, कितने सारे लोगों ने उनके चित्रों को बनाया है। मैंने यही अनुरोध किया था निर्देशक से कि आप कृपया वहीं जाके देख लेते, तो जिस प्रकार का गेटअप और ऐसी मूंछें पगड़ी वाली और डोले शोले बनाते हुए दिखाया आपने आधुनिक बनाने के चक्कर में, वो नहीं होता। परिणाम सबके सामने, भारत की जो फिल्म देखने वाली जनता है वो बहुत होशियार और बगैर किसी भावना में बहे अपना काम करती है और उसने अपना काम कर दिया। धर्म की बात तो आगे बढ़ाते हैं, तमाम सारी वेब सीरीज आई, मैं बेसिकली जो वेब सीरीज है जैसे पाताल लोक में मैं 3 शब्द कहूंगा, बीच भी कह सकता हूँ, मैं मादा शाहू भी कह सकता हूँ, मैं बुधिया भी कह सकता हूँ। पाताल लोक की जो वेब सीरीज आई उसमें जो बुधिया थी, जो मादा शाहू थी, उसका नाम सावित्री रखा गया और सावित्री कह के ही उसको बार बार बुलाया गया। आपकी किताब में पाताल लोक का एक मजे का जिक्र भी है, जिसमें खासकर एक धर्म विशेष को लेकर बचाने की अलग महिमा मंडन करने की कोशिश की गई है। तो क्या आपको लगता है कि जानबूझकर हिंदू धर्म के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया जाता है ओटीटी में? अगर मैं थोड़ा सा इसका विस्तार और करूंगा तो तांडव में भगवान शंकर की भगवान शिव की तरह जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया उनके साथ, बाद में उसमें बैन भी लगा, तमाम सारे मुकदमे भी दर्ज हुए, इसका जिक्र भी आपने किया हुआ है। तो ये क्यों होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या ना देखकर या बैकवर्ड के जरिए या आपने कई सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए और मेरे दिमाग में जीप एक ही जीविका है, तो उसमें स्थान कम है, तो मैं धीरे धीरे प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर दे दूं। लेकिन जो आपने पाताल लोक की बात की है, पाताल लोक पर तो भारतीय संविधान के अनुसार देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। ये मेरा मानना, मैंने स्पष्ट रूप से इस पुस्तक में लिखा है। उसमें एक संवाद है, एक मुस्लिम परिवार थाने के बाहर बैठा हुआ है और एक पुलिस वाले ये आते हैं और कहते हैं, तो पुलिस वाले चले, सुन के अच्छा लगता है। वो कहते हैं अरे रोज ये लोग यहाँ चले आते हैं अपने समुदाय की के नाम पर सहानुभूति के रूप। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो एक पुलिस वाले दूसरे पुलिस वाले से कह रहे हैं इनका नाम एम से शुरू होता है, ये एम समुदाय के लोग हैं, इसलिए इनको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। ये सामाजिक समरसता बिगाड़ने का कुछ प्रयास है। क्या सारी पुलिस व्यवस्था ये प्रयास भारतीय पुलिस व्यवस्था को ही भारतीय गणराज्य को चुनौती कि आप एक समुदाय को जबरदस्ती दूसरे समुदाय के खिलाफ दिखाना चाहते हैं और उस पुलिस को आप प्रतीक दिखाएं। तो मेरा जो है ये पुस्तक का जो मेन थ्रस्ट है कि इन सारी चीजों को निगेट करना, क्योंकि आपको पता है कि ओटीटी के लिए अभी कोई रेगुलेशन इस देश में नहीं है, जिसको जो मन हो रहा है वो बनाना है। सेल्फ रेगुलेशन जैसी स्तरीय व्यवस्था बनी है जो अभी तक उतनी प्रभावी साबित नहीं हो सकी है। और ऐसे सिर्फ तांडव में नहीं, आप लैला सीरियल पर सवाल पूछेंगे तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन आप देखिए कि सारी जगहों पर इस तरह की चीजें, राजनीतिक टिप्पणियां। अभी फिल्म आई मुक्काबाज फिल्म में मुक्केबाजों की कहानी है, आपके बिल्कुल से निर्देशक है या किसी तरह जुड़े हुए, नाम नहीं लेता मैं उनका। तो एक प्रसंग है, खिलाड़ी आपस में बात कर रहे हैं, बात करते वो आएंगे, तुम्हारी हत्या करेंगे और जैसे भारत माता की जय के नारे लगाते हुए चले जाएंगे। आप कहना क्या चाहते हैं, आप टारगेट किसको करना चाहते हैं? और वो फिल्म जब रिलीज हुई, टाइमिंग देखिए, वो अखलाक का विवाद चल रहा है, उसके बाद की फिल्म है। तो इस तरह की चीजों से समाज को बांटने का जो प्रयास होता है, ये पुस्तक उसका निषेध करती है और एक ऐसी जमीन तैयार करती है कि इनके लिए भी एक विनिमय जैसी कोई चीज, एक रेगुलेशन जैसी
एक सर्टिफिकेशन जैसी कोई चीज होनी चाहिए। प्री सेंसरशिप का मैं विरोध करता हूँ, लेकिन एक नियंत्रण, स्वनियंत्रण का ओटीटी पे चल नहीं रहा, तो एक रेगुलेटरी बॉडी सीबीएफसी की तरह होना चाहिए। सीबीएफसी ये काम नहीं कर सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरबर्डेड है। 48 हजार फिल्मों और बाकी चीजों का वो सर्टिफिकेशन करती है, उसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत सरकार को इसके लिए नई बॉडी बनानी होगी, और मुझे लगता है कि जो ब्रॉडकास्ट बिल अभी आने वाला है, जिसका ड्राफ्ट भारत सरकार ने जारी किया है, उसमें इन चीजों को एड्रेस करने का परोक्ष संकेत मिलता है। चूंकि आपने मेरा पॉलिसी कर दिया, तो सवाल में पूछे देता हूँ कि बहुत हाइपोथेटिकल वर्ड दिखाने की कोशिशें की गई है, जैसे महाभारत से करते हैं, और महाभारत से मतलब एवेंजर सीरीज हो गई है, जितने भी हो गए, इस तरीके से लैला नाम की भी सीरीज आई थी, एक होल करके आई थी, वो भी आई थी, हाँ जिन का एक और बता है को उसको तो लैला जो परिकल्पना की गई थी, उसमें भी हिंदू समाज को ही एक तरीके से निशाना बनाया गया, तो उसमें भी आपने जिक्र यहाँ पे किया है। तो ये छेड़छाड़ जानबूझकर है, उन्मुक्तता में है, या वास्तव में अनदेखी? कोई चीज अगर एक बार घटित होती है मानव की, तो उसे अनायास घटित हुई बात मान सकते हैं। लेकिन जब आपको भिन्न वेब सीरीज में पैटर्न दिखाई देता है, जब आपको एक रेखा दिखाई देती है, एक सीरीज दर सीरीज उसकी कड़ियां जुड़ती चली जाती है, तो मुझे लगता है कि उस पर विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि उस पर उसको बंदी कर देना चाहिए। अगर आपको कहीं एक सूत्र दूसरे सूत्र से जोड़ता हुआ दिखता है, तो समाज को उस पर विचार करना चाहिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों राजनीतिक टिप्पणियां की जा रही है, और राजनीतिक, और आपने अभी सावित्री का नाम लिया और स्वान माला स्वान के बारे में, आपको फायर फिल्म याद कर लीजिए, क्या नाम थे पात्रों को आपको पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से मदर इंडिया के जमाने से। मदर इंडिया विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी कहानी, लेकिन सुखी लाला जब नरगिस दत्त को छेड़ने के लिए आता है, तो वो घंटी बजा के आरती करके लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद ये काम करता है। तब इतने बड़े फिल्मकार के बारे में क्यों? मैं मारूफ खान साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। मारूफ खान इकलौते ऐसे निर्देशक थे जो अपनी फिल्म के पहले कम्युनिस्ट पार्टी का जो चिन्ह है, हसिया और हथौड़ा का, वो लगा देते थे, तो उससे वो उनका एम्बलम था, उससे स्पष्ट हो जाता था कि महबूब खान की विचारधारा क्या है। तो चलिए ये मान लेते हैं हम कि उन्होंने अपनी विचारधारा पहले स्पष्ट कर दी, जैसे राज कपूर साहब अपनी विचारधारा पहले शिव की पूजा करके स्पष्ट कर देते हैं कि वो क्या है। उसके बाद अगर आप वो काम कर रहे हैं, तो आप अपनी विचारधारा के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो लोग जो दूसरी विचारधारा के उनका ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे, या आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे किसी समुदाय विशेष के खिलाफ समाज में, अब जिस प्रकार से सेक्रेट गेम्स है, या जिस प्रकार से लैला है, एक काल्पनिक दुनिया बना के आगे बढ़ती, जहां की अगर कोई मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़के से कोई हिंदू लड़की विवाह करती है, तो उसका शुद्धिकरण कराने के लिए शुद्धिकरण कैंप बनाया गया है, और शुद्धिकरण कैंप में उस लड़की को इतनी बुरी हालत में जीते हुए दिखाया गया, और प्लस जो उस आर्यावर्त के तथाकथित प्रधान है, उनको अजीब मतलब पता नहीं कल्पना। हालांकि यहाँ भी एक पेज, वो एमजे अकबर के बेटे प्रयाग अकबर की किताब पर आधारित है उससे, तो कहीं ना कहीं से कुछ तो ऐसा घटित हो रहा है मनोरंजन की दुनिया में, जिसके पीछे व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कोई एक दूसरी किताब लिखी, इस जॉनर की ये पहली किताब है, किसी भी भाषा में लिखी गई ये पहली किताब है, तो उसको निगेट करें अच्छी बात है। लेकिन मैंने अपने विचारों में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को इसको रेगुलेट करने का समय है। रेगुलेशन कैसे होगा? इंटरनेट मीडिया पर दिखाई जाने वाली चीजों को रेगुलेट करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके सर्वर्स विदेशों में, तो इसलिए बहुत सारी चीजों को, लेकिन एक और मॉडल हमारे सामने है, जब विदेशी टीवी चैनल यहाँ डाउन लिंक करते हैं, तो जो डाउन लिंकिंग की परमिशन होती है
वो रेगुलेटेड है। उस रेगुलेशन से वो फिल्म एंड टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट 1992 से रेगुलेट होती है। तो उसी प्रकार से हम उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ सब्सक्रिप्शन बेस आपका है, और मैंने इस किताब में सुझाव भी सरकार को दिए कि किस किस तरह से ये काम किया जा सकता है। चलिए अब आपके बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ा बहुत देखा है लैला के बारे में आपने कितने समय पहले लिखा था, मुझे लगता था कि एक दिन आप किताब लिखेंगे, सिर्फ लैला नहीं आपने सब कुछ लिख डाला है इस किताब में। ये किताब आपके सिर्फ विचार है, यह सरकार सुन नहीं रही है ऐसे लोगों की, नहीं हमको उस पर नियंत्रण करना चाहिए। इसे किताब में आवाज सरकारें अपने हिसाब से काम करती है, किसी पत्रकार को ये मुगालता, किसी लेखक को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि उसके लिखने से एक दिन में कुछ बदल जाएगा, मुझे भी नहीं। लेकिन ये जानते हुए भी अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने कोई दायित्व लिखा, अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया तो उसमें निरंतर काम करते रहना चाहिए, निरंतर समाज के सामने। समाज की तरफ से जब दबाव आएगा तो सरकार पर दबाव पड़ सकता है, लेखक पत्रकार का नहीं पड़ता। तो हमने एक पाठकों के माध्यम से एक बात, एक चर्चा, एक विमर्श का एक आधार प्रस्तुत किया है। उसके आधार पर अगर कोई बात बनेगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपना धर्म निभाते रहेंगे, सरकार अपना धर्म निभाती रहेगी। आप सबकी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, चाहे माइक्रो लिखा हुआ है, ब्लॉग लिखा हुआ है, किताब लिखी, बहुत सारे लोग आप लोगों को तो किसी ने लिखा तो कैसे उसको स्वीकार करेंगे? क्या बेसिकली कहा है? मैं कह रहा हूँ कि ओवर द टॉप आपने लिखा, ये आपका विचार है, आप सबकी महसूस माइक्रो ब्लॉगिंग सब तरीके से। कल आप लोगों को ओवर द टॉप लिखेगा तो आप उसको कैसे स्वीकार करेंगे? बहुत अच्छे से स्वीकार करूंगा। मेरे हाथ में थोड़ी है कि मैं उसको कुछ कर सकता। हाँ, अगर तथ्यों से छेड़छाड़ होगी तो मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा। अभी एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। अभी गीता प्रेस गोरखपुर को 100 वर्ष पूरे होने पर गांधी साहब ने पुरस्कार दिया। उसके पहले किताब लिखी थी किसी ने, मेकिंग ऑफ ए हिंदू नेशन, गीता प्रेस। उस किताब में ये बताया गया था कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गांधी जी से नफरत करते थे, इसलिए जब गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई तो फरवरी के अंत में कल्याण में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। किताब आई गई चली गई। जब घोषणा हुई शांति पुरस्कार की तो एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उसको टैग करते हुए लिखा कि ऐसे व्यक्ति को या ऐसे इसको दिया जा रहा है तो पुरस्कारों का गोडसेकरण है। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ लोचा है। मैं गोरखपुर गया, गीता प्रेस गया, तिवारी जी से मिला, वो अंक निकलवाया। उस अंक में 3 पृष्ठ बापू का एक चित्र, लक्ष्मण दास जी का एक लेख और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की एक पन्ने की टिप्पणी प्रकाशित है। और जो अंग्रेजी में लेखक हैं उनका तर्क ये है, अंग्रेजी के कुछ लोग तो क्षमा सहित मैं कहूंगा कि अंग्रेजी के लोग सेकेंडरी सोर्स पर ज्यादा यकीन करते हैं, प्राइमरी सोर्स तक जाने की जरूरत नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया कि गीता प्रेस का जो जनवरी का होता है वो पुस्तकाकार प्रकाशित होगा। ये 100 साल से चला रहा है। कल्याण पत्रिका का जो जनवरी का अंक होता है वो पुस्तकाकार प्रकाशित होता है। तो उन्होंने उस अंक को देखने के बजाय उस पुस्तक को देखा जो स्त्री अंक था 1948 का, और उस पुस्तक में वो पन्ने नहीं थे। अब आप में से जो लोग पत्रकारिता से या जो लोग पत्रकारिता से जुड़े होंगे, कभी भी आपके घर में कोई पत्रिका आए तो उसका अंक उठा के देखिए, वो 1 सप्ताह आगे की होगी, 15 दिन आगे का डेट लिखा होगा उसमें। वो शेल्फ लाइफ चूंकि उसकी कम होती है इसलिए डेट आगे की दी जाती है कि कोई देखे तो पढ़ के समझे इसको कि अभी ताजा है। वो भाई साहब इसके शिकार हो गए, वो समझ ही नहीं पाए इस पूरे इसको, और उन्होंने मूल तक जाने का प्रयास किया और उन्होंने सीधे सीधे, तो मैं इस प्रकरण को इसलिए बता रहा हूं कि प्रभाव कितना अधिक होता है कि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने
अंग्रेजी में लिखी उस किताब को पढ़कर 100 साल की परंपरा जो थी और जो समृद्ध परंपरा थी उसका 1 मिनट में गोडसे का कर दिया। तो मैं ये कहता हूं कि पुस्तकों का प्रभाव बहुत दूर और देर तक रहता है। तो इसलिए अगर मेरी पुस्तक में कोई तथ्यगत गलती है तो मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए उनसे क्षमा मांगूंगा, और अगर वो अपनी अवधारणाओं के आधार पर इसकी आलोचना करेंगे तो मुस्कुराते हुए स्वागत करेंगे। मुझे लगता है आप धन्यवाद दीजिएगा उसकी ये बराबर है। एक प्रश्न है क्या है इसके बाद आपके सवाल संत महात्माओं की जो छवि दिखाई है, चाहे सेकंड गेम्स हो, चाहे महारानी हो, या एक ही बंदा काफी है, इस तरीके की जो छवि दिखाई गई है, ये संत महात्माओं की छवि हमेशा यही क्यों पेश की जाती है? यही सवाल तो मेरे किताब पूछ रही है। हाँ, उसका उत्तर आप समाज से चाहिए, आप लोगों से चाहिए कि क्या हर संत हर महात्मा सम्मेलनी होगा? क्या हर आश्रम में अय्याशी का अड्डा होगा? क्या हर आश्रम में ड्रग का हैबिट चलता है? क्या हर आश्रम में बच्चों को बेचने का उपक्रम किया जाता है? यही सवाल ये किताब पूछ रही और समाज से पूछ रही। जरा अपने अंदर झांक कर देखो, जो है उनको चिन्हित करो, उनको दंडित करो, उनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत करो। लेकिन जो सामान्यीकरण की प्रवृत्ति होती है ना बॉलीवुड में या मनोरंजन की दुनिया में, कि सब ऐसा ही हो, मेरी किताब उसके प्रतिकार के लिए है। मतलब आपकी बात माने तो समाज को पहले खुद को सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा कि पहले वो देखे कि क्या चित्र जा रहा है और उसका किसी तरीके से निम्न देखे तो ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो आपके हाथ में रिमोट है, आपके हाथ में सब्सक्रिप्शन है, आपके हाथ में चाइल्ड लॉक है, जो करना चाहिए कर दीजिए। लेकिन प्राइवेट व्यूइंग और पब्लिक व्यूइंग का फर्क समझना पड़ेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइवेट व्यूइंग नहीं है जो तक वो देते हैं। ये भारत एक ऐसा समाज है कि मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया और आपने अमेज़न का सब्सक्रिप्शन लिया, आपने अपना पासवर्ड मुझे दे दिया, मैंने अपना पासवर्ड आपको दे दिया। इस समस्या से सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये जूझ रहे हैं। नेटफ्लिक्स से कुछ कर भी दिया नहीं, अब आप कुछ नहीं कर, दो तो दे ही रहे हो, 2 डिवाइस का तो मिनिमम दे रहे हो, 4 डिवाइस का भी दे रहे हो, तो वो ये मान के चल रहे कि ऐसे घपला होगा। तो ऐसे में इसको सिर्फ प्राइवेट व्यू की 8 इंच का मोबाइल हम अपने हाथ में खींच के देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग घर परिवार में भी देखते हैं वेब सीरीज को, और भारतीय समाज इतना अभी नहीं हुआ है कि मेरा अलग ओटीटी मतलब नेटफ्लिक्स मेरा अकाउंट अलग होगा, मेरी बहन का अलग होगा, मेरी माँ का अलग होगा, और एक ही घर में अलग अलग कमरे में बैठ के सब देख रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक देखते हैं। ये जो कि फ्री है इसलिए देखते हैं, ये सब सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, इसलिए सब लोग परिवार के साथ बैठ के देखते हैं, और जैसे ही परिवार के साथ देखते हैं इतनी धुआंधार गालियां होती हैं। मनोज जी, आपको ये समझना होगा, और वो तर्क ये लिया जाता है कि समाज ऐसे बदल रहा है। तो भाई समाज या परिवार में समाज को जस का तस फिल्मों में उठा के नहीं रख सकते आप, उसमें कुछ तो आपको ढकना छापना पड़ेगा, क्योंकि अपने समाज के हिसाब से कंडीशनिंग करनी पड़ेगी आपको मनोरंजन की। मेरा अनुरोध इस पुस्तक के माध्यम से सिर्फ इतना है। बिल्कुल सही कहा। एक सीरीज आई थी फेल, उस फेल में माधुरी का जो बेटा है, वो माधुरी का बेटा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। एक बार माँ अपने बेटे से पूछती है कि इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हो, मालूम के उसे कुछ वैल्यू के तो कहता हाँ मैं के इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ पे ठीक है, उनका जो उनकी अपनी अलग दुनिया है, लेकिन उस गेम का बेडरूम सीन दिखाना ये शायद रोकने को कहेंगे। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं चर्चा ये करूंगा, अभी आप लोग देखिए मुंबई डायरीज करके सीजन 2 आया है, उसमें नायक जो डॉक्टर है उसकी बीवी के प्रसव का सीन दिखाया गया। सिजेरियन बेबी होता है, उसको डिलीवर करते हैं। तो जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो क्या स्टमक को काटने का पूरा सीन जस का तस दिखाना आवश्यक है? खून बह रहा है, बच्चे को खींच के निकाला जा रहा है, उसके खून से लथपथ है, मतलब आपको जुलूसा हो जाए।
ये गेम ऑफ थ्रोन्स दिखाने वाला देश नहीं है। यहाँ टॉपलेस नायिका भी दिखा लेंगे, यौनाचार भी दिखा लेंगे, कुछ भी दिखा लेंगे। हम अभी वो लोग बहुत एडवांस हो सकते होंगे कि उनको समझ होगी कि ऐसा करके कुछ नहीं करेंगे, लेकिन क्या मेरी पुस्तक की प्रश्न उठाती कि क्या हमारा देश अभी इस तरह के खुलेपन के लिए, इस तरह की यौनिकता को दिखाने के लिए, इस तरह के मतलब जैसे भूख का आप नाम ले रहे थे, मतलब हाथ काट के नस निकाल लेना और उसको पर्दे पे चित्रित करना, ये तो किसी मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है या मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को लेकर मैं इसको रेगुलेट करने की बात करता हूँ। आपकी भाषा के बारे में बात होगी, आपके व्यू के बारे में बात हुई, लेखन के बारे में बात हुई, आपकी किताब के बारे में बहुत सारी बात हुई, ओटीटी को लेकर बहुत सारी बात हुई, लेकिन आपने पॉलिटिकल व्यू पर अभी तक कोई बात नहीं। मेरी सवाल आखिरी सवाल, आपने लिखा था कि मध्य प्रदेश में गुजरात में भी होगा, तो इसका अर्थ क्या था? और आप बताइए कि वास्तव में जिस तरीके से सरकारें आई हैं तो ओवर द टॉप है वो किताब से हरियाणा को उसका अधिकार है छोटे में नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा था एक टीवी डिबेट में 4 पत्रकारों का एक चैनल पे हुआ था कि आपका अनुमान क्या है। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश से गुजरात नहीं थी। कहने का मेरा आशय ये था, लोग दूसरे अर्थ में ले गए उसको। मेरे कहने का मतलब था कि जिस तरह गुजरात चुनाव का परिणाम आया उसी तरह मध्य प्रदेश चुनाव का, पहले किसी पार्टी के पक्ष में कुछ नहीं हुआ। ये नहीं कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट से जीते किया, लेकिन गुजरात में जो बीजेपी जीती थी इससे ऐसा हुआ। और मेरा सौभाग्य या भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य, परिणाम तो वैसे ही है। हमारे सामने बैठे हुए तो सिर्फ किताब के बारे में बात नहीं होगी, तो राम के बारे में बात होगी, लेखन के बारे में बात होगी, पॉलिटिकल की बात होगी, आपके बारे में बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सारे दर्शकों ने बहुत ही ध्यान से सब कुछ सुना और इसका आनंद उठाया। कितना आपको अच्छा लगा, कितना नहीं आपको नहीं जानता होगा। मुझे विश्वास है कि शायद आप लोगों ने बहुत आनंद उठाया होगा और आनंद की जैसा बंदा सामने बैठा हो तो बात ही क्या है। थैंक यू प्रभा केदार फाउंडेशन, यदीप जी, राजा साहब, आनंद जी, सभी मेहमानों का, सभी गणमान्य नागरिकों का मैं शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। मेरी जिंदगी का ये सबसे संक्षिप्त वार्ता रही और इसके लिए मैं मनोज जी आपको बहुत आभार देता हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है और अयोध्या की प्रबुद्ध जनता यहाँ बैठी हुई है। मैं आप सबके प्रति अपना कृतज्ञता निवेदित करते हुए धन्यवाद करता हूँ। ऑडियंस में से कुछ पूछना चाहे तो कोई सवाल अनंत जी से या अनंत जी से कोई सवाल पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैंने ही सारे सवाल पूछे। सवालिया फाउंडेशन की ओर से मैं आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और आज के अतिथि वक्ता श्री विजय जी, मनोज त्रिपाठी जी, अभिनंदन मिश्रा जी, राजा साहब, कमिश्नर श्री गौरव जी और आप सभी की उपस्थिति ने शाम को यादगार बना दिया। हम अपने प्रायोजक श्री सिमेंट और मीडिया के सभी साथियों के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाशन द्वारा यहाँ पर किताबें भी उपलब्ध हैं अनंत विजय जी की, उन्होंने इसको लगाया था। अगर आप इससे कोई भी लेना चाहे तो एकदम उसको सेंड करें। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। भूल जाए जो रास्ता थोड़ा वापस आना।